everyone, welcome back. In last video we have started chapter 5th of geography or 12th standard primary activities, and we have discussed on many activities like hunting and gathering and nomadic herding, जो pastoral activities थी यानी एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर हमने अच्छे से डिस्कस किया कि टू टाइप्स की होती हैं। एक होता है नोमैडिक हर्डिंग जिसमें कि जो बंजाराज हैं दे मूव अलोंग विद देयर एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक होता है कॉमर्शियल लाइवस्टॉक की एक परमानेंट सेटलमेंट पे जहाँ पे एक प्लेस है और बहुत सारे एनिमल्स को रियर किया जाता है फॉर द कमर्शियल पर्पस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन एग्रीकल्चर। नाउ व्हाट इज एग्रीकल्चर? इट सिंपली मीन्स कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी फसलों को उगाना। वी यूज सो मैनी क्रॉप्स लाइक wheat, sugarcane, rice, cotton, pulses, fruits, vegetables. All are these produced by the cultivation. मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं वहाँ पे सीड्स डाले जाते हैं और उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप के मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन सिस्टम के थ्रू क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। और सबसे पहली है यहाँ पे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इट मीन्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ओनली फॉर द सेल्फ कंजप्शन, यानी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि मतलब हम घर में अगर 5 मेंबर्स हैं, हमारे पास छोटी सी लैंड है और हम वहाँ पे पूरे ईयर में यानी 200 किलोग्राम से ही ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वीट ग्रो करते हैं और थोड़ी सी वेजिटेबल्स बीच बीच में ग्रो कर लेते हैं, बट ओनली फॉर सेल्फ कंजप्शन, यानी हमारी अपनी ही फैमिली के लिए, नॉट फॉर द सेल इन द मार्केट, कि मार्केट में नहीं सेल करते, हमारे पास इतना कोई सरप्लस नहीं है, सिर्फ उतना ही ग्रो करते हैं जो हम कंज्यूम कर लेते हैं। दैट इज नोन द सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। और सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर 2 टाइप्स की है, एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, दूसरी है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये अर्लियर टाइम में भी प्रैक्टिस की जाती थी डिफरेंट ट्राइबल पीपल्स के द्वारा और डिफरेंट एरियाज में। इसमें क्या होता है कि स्मॉल लैंड है और जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही उस लैंड पे वर्क करते हैं, और जो प्रिमिटिव टूल्स हैं, जो सिंपल टूल्स हैं, ट्रेडिशनल टूल्स हैं, वही यूज किए जाते हैं। और जो ट्रेडिशनल मेथड है लाइक मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहती है ये वाली क्रॉप्स, तो उसी के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मीन्स कि जो क्रॉप ग्रो करते हैं एक एरिया में और वहाँ पे क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी जितने भी क्रॉप्स ग्रो की उनको हार्वेस्ट करके सारे ग्रेन्स जो भी हैं वो इकट्ठे कर ली, मतलब बोरियां भर ली और फिर अनदर प्लेस पे शिफ्ट हो गया, तो उसको कहा गया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो ये तब होती थी जब ओपन लैंड्स थी, कि लैंड की कोई हैजिज नहीं थी, कोई लिमिटेशन नहीं थी कि भाई ये लैंड हमारी है, ये आपकी है। ओपन लैंड्स थी, कहीं पे भी जाके वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते थे कि जो भी फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है उन फॉरेस्ट को जो ट्रीज थे उनको वो काट देते थे, ऊपर वाले पोर्शन को, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको वो बर्न कर देते थे यानी जला देते थे, और फिर उसके ऊपर जो है जो सीड्स होते हैं वो ऐसे स्कैटर्ड कर देते थे, क्योंकि वो जो नीचे वाले जो ट्रीज की जो वुड्स जल गई तो वो ऐश में कन्वर्ट हो गई, यानी उसकी राख बन गई। और ऐश में क्या होता है? पोटैश होता है, जो कि उन सीड्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो वहाँ पे जब क्रॉप्स हो जाती हैं, मॉनसून आती है, बारिश आती है और क्रॉप्स हो गई, और वो हार्वेस्ट करके फिर वो दूसरे एरिया पे चले जाते हैं और वहाँ जाके सेम प्रैक्टिस करते हैं कि वहाँ पे भी फिर वो पेड़ों को काटते हैं, नीचे वाले पोर्शन को जलाते हैं और फिर बीज डालते हैं और फिर क्रॉप्स हार्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा गया है। और मेनली कौन से एरियाज में होती है? अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया में भी डिफरेंट पार्ट्स में होती थी, बट जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के ऊपर बैन लगा दिया, क्योंकि एक तो इससे बहुत ट्रीज का नुकसान हो रहा था, कुछ जो है ब्रिटिशर्स को टैक्स कलेक्ट करने में भी डिफिकल्टी होती थी, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते थे, और जब पेड़ों को जलाते हैं तो उससे एनवायरनमेंट भी खराब होता है, बहुत पोल्यूशन होता है। तो इन सभी रीजंस की वजह से ब्रिटिशर्स ने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के ऊपर बैन कर दिया। इसे हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, और डिफरेंट एरियाज में इसके डिफरेंट नेम्स हैं।
इसे झूमिंग कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में, ये एग्जाम्स में मोस्टली पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में। एंड मिलिपा कहा जाता है इसको सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में। लद्दाख कहा जाता है इसको इंडोनेशिया और मलेशिया में। यानी इसके डिफरेंट ट्राइबल पीपल इसको प्रैक्टिस करते हैं अलग अलग एरियाज में, और डिफरेंट एरियाज में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के डिफरेंट नेम्स हैं। नेक्स्ट है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। यानी ये भी एक सबसिस्टेंस ही है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो इंटेंसिव यानी कि ये ऐसे एरियाज में होती है जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ पे लैंड होल्डिंग्स कम है और पॉपुलेशन का प्रेशर उस स्मॉल लैंड के ऊपर ज़्यादा है, और वो स्मॉल लैंड से ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं। एंड इट लार्जली पॉपुलेटेड रीजन्स, कि कहाँ होती है जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। एंड यूज ऑफ मशीनरी इज लिमिटेड, बहुत कम मशीनरी उन खेतों में यूज की जाती है। मेनली मैन्योर इज यूज्ड एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, यानी कि सबके हिस्से में थोड़ी थोड़ी जमीन होती है और ज़्यादा थोड़ी जमीन के ऊपर वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करना चाहते हैं। कौन से एरियाज हैं? चाइना, नॉर्थ जापान, नॉर्थ कोरिया। ओके, नेक्स्ट जो टाइप के एग्रीकल्चर है दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है? ये एक कॉमर्शियल फार्मिंग है, यानी कि लार्ज एरियाज होते हैं, बड़े बड़े एरियाज में सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है, और वो भी मार्केट में सेल करने के पर्पस से, यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये एग्रीकल्चर की जाती है। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है इसके ऊपर। सिंगल क्रॉप इज ग्रोन एंड साइंटिफिक मेथड्स, नई टेक्नोलॉजी के साथ, बड़ी बड़ी मशीनों के साथ और साइंटिफिक मेथड से ये प्लांटेशन प्रैक्टिस की जाती है। एंड चीप लेबर, और ऐसे एरियाज की जाती है क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव भी है, यानी कि इसमें लेबर की भी नीड होती है और मशीन्स की भी नीड होती है, तो ऐसी जगह पे की जाती है जहाँ लेबर बहुत सस्ती हो। मेनली क्रॉप्स कौन सी हैं? टी, कॉफी, रबर, कॉटन, शुगर केन, बनाना। तो ये डिफरेंट जो है सिंगल क्रॉप पूरे साल में एक एरिया में ग्रो की जाती है और वो मार्केट में सेल की जाती हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल यानी भी कॉमर्शियल पर्पस के लिए, बट मेनली जो है इसमें ग्रेन यानी जो अनाज है वो उगाया जाता है। एंड वीट इज द प्रिंसिपल क्रॉप, यानी जो मेन क्रॉप है इसमें वो वीट ग्रो किया जाता है। वीट के अलावा अदर क्रॉप्स हैं यहाँ पे, कॉर्न, बार्ले, ओट्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम है कि जैसे प्लांटेशन में ये यहाँ प्लांटेशन एग्रीकल्चर में लार्ज फार्म्स है, लार्ज एरियाज है। सेम इन एक्सटेंसिव कॉमर्शियल, यहाँ पर भी जो है जो फार्म का साइज है, खेतों का साइज है, बहुत लार्ज होता है। प्लॉइंग टू हार्वेस्टिंग आर मैकेनाइज्ड, यानी कि प्लॉइंग से लेके जो मतलब बीज डालते हैं और उसके बाद खेतों में जैसे हल चलाया जाता है, फिर बीज डाले जाते हैं और हार्वेस्टिंग होती है, यानी सारा का सारा काम मशीन के ऊपर डिपेंड है। बड़ी बड़ी मशीन्स, हार्वेस्टिंग मशीन्स, थ्रेशर मशीन्स, ट्रैक्टर्स, ये सब यहाँ पे यूज किए जाते हैं। और कौन से एरियाज हैं? कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज, ये डिफरेंट जो एरियाज हैं। पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना, बेल्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। इन एरियाज में मशीनों के द्वारा लार्ज फार्मिंग की जाती है ओनली फॉर द कॉमर्शियल पर्पस, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग वेयर बोथ द क्रॉप्स आर ग्रोन लाइक फूड एंड फॉडर, कि ह्यूमन बींग्स के लिए फूड भी और साथ साथ एनिमल्स के लिए उनका चारा, फॉडर भी ग्रो किया जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नीडेड, कि बहुत ज़्यादा मतलब पूंजी की, पैसे की ज़रूरत है इस एग्रीकल्चर में। एंड डिफरेंट एरियाज वेयर नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे ये मिक्स्ड फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है, कि लार्ज फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े एरियाज हैं जहाँ एनिमल्स भी साथ साथ वो रियर करते हैं और एग्रीकल्चर भी करते हैं। तो एग्रीकल्चर में वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं मार्केट में सेल करने के लिए और सेल्फ कंजप्शन के लिए, और फॉडर जो ग्रो करते हैं वो एनिमल्स के लिए। आपने बहुत बार देखा होगा कि फार्म्स के बीच में स्ट्रिप्स होती हैं और वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ उगाए जाते हैं या फिर लॉन्ग स्ट्रिप्स उगाई जाती हैं, तो वो मेनली जो है उन क्रॉप्स के साथ साथ मिक्स्ड फार्मिंग होती है, कि क्रॉप्स तो है ही ह्यूमन बींग्स के लिए, साथ में जो अदर प्लांट्स हैं
वो जो है वो एनिमल्स की रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं। नेक्स्ट है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग मीन्स डेयरी प्रोडक्ट्स जहाँ पे बनाए जाते हैं, लाइक जहाँ पे एनिमल से मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, मिल्क निकाला जाता है। रेयरिंग मिल्क एनिमल्स हाईली कैपिटल इंटेंसिव, ये भी लार्ज एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है, मेनली अर्बन एरियाज के नियर बाय एरिया में होती है, क्योंकि जब बहुत सारे एनिमल्स को रियर किया जाता है, बहुत सारे एनिमल्स परचेज किए जाते हैं, तो बहुत मनी की रिक्वायरमेंट चाहिए। साथ में जो है एनिमल्स को वहाँ पे रखने के लिए, उनकी लुक आफ्टर के लिए भी बहुत खर्चा किया जाता है। और एनिमल से जब दूध मिलता है, मतलब वो जो मिल्क है, तो वो नियर बाय अर्बन एरिया में जो मार्केट्स हैं वहाँ बहुत जल्दी शिफ्ट किया जाता है, ताकि उनके वहाँ पे मिल्क को जो है एक सेफ प्लेस पे रखा जाए। नेक्स्ट है एनिमल शेड्स, स्टोरेज फैसिलिटी फॉर फॉडर एंड फीडिंग एंड मिल्चिंग मशीन्स। की ये जो हाई कैपिटल इंटेंसिव है ना, कि मतलब ये जो बहुत पैसा जो लगाया जाता है वो किस पे लगाया जाता है, एनिमल्स के लिए शेड बनाए जाते हैं। जो फॉडर है एनिमल्स को जो खिलाया जाता है, जो चारा है, वो स्टोरेज किया जाता है, बड़े बड़े स्टोरेज रूम होते हैं जहाँ उनको रखा जाता है। और जो फीडिंग कराई जाती है एनिमल्स को और जो उनका दूध निकाला जाता है, वो सारा मशीन से काम होता है। तो इसीलिए इस काम में जो है बहुत ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट रहती है। और मेनली जो एरियाज हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन एरियाज में डेयरी फार्मिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। मेनली इस एग्रीकल्चर में जो सिट्रिक फ्रूट्स हैं, लाइक ग्रेप्स, ऑलिव्स, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं। एंड विटिकल्चर यानी ग्रेप कल्टीवेशन, बहुत हाई क्वालिटी के जो ग्रेप्स हैं वो यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। और जो एरियाज हैं, मेन जो मेडिटेरेनियन सी है यूरोप में, उसके अराउंड जो एरिया है वहाँ पर ये एग्रीकल्चर होती है। दूसरी नॉर्थ अफ्रीका में, सदर्न कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट है इसके बाद मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स। तो यहाँ पर जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स जो हैं वो इस हॉर्टिकल्चर में ग्रो किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड रहती है, लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि लेबर की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और कैपिटल की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एंड गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की भी यहाँ पे नीड होती है, क्योंकि जैसे ही ये जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स वो कल्टीवेट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद बहुत जल्दी जो है नियर बाय एरियाज में, अर्बन एरियाज में पहुंचाने के लिए इनको एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी चाहिए। नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग। यहाँ पर जो है साइंटिफिक वे से ब्रीडिंग की जाती है। जैसे पोल्ट्री फार्म आपने सुना भी होगा कि जो हैन है, जो मतलब मुर्गी होती है, और वहाँ पे जो उनके एग ब्रीड किए जाते हैं वो साइंटिफिक वे में होते हैं। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उन एनिमल्स की, यानी हैन की लुक आफ्टर के लिए एक साइंटिफिक वे अडॉप्ट किया जाता है। उनको वहाँ पे रखने के लिए शेड्स चाहिए और उनकी हीटिंग के लिए टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है उस एरिया में, तो मतलब वो बीमार ना हो जाए, यानी कि कंट्रोल ऑन डिजीज के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है उनका ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट जो फार्मिंग है दैट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग, यानी कॉपरेट करना, एक दूसरे को कॉपरेट करके फार्मिंग करना, यानी कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं, अलग अलग फार्मर्स जो हैं अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको वो शेयर कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ट्रैक्टर है और मतलब मेरी कोई फ्रेंड है वो वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर रही है अपने फार्म में, उसको ट्रैक्टर की नीड है, तो मैं उसे अपना ट्रैक्टर यूज करने के लिए दे दूंगी। ऐसी कोई अदर रिसोर्स है मेरे पास, तो वो कोई फर्टिलाइजर है, केमिकल है, वो मैं उसको दे दूंगी। तो यानी कि आपस में फार्मर्स जो है कॉपरेट करके यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं। ए ग्रुप ऑफ फार्मर्स फॉर्म अ कोऑपरेटिव फार्मिंग बाय पूलिंग इन द रिसोर्सेज। जो एरियाज हैं जहाँ ये प्रैक्टिस होती है, डेनमार्क, बेल्जियम एंड स्वीडन। कोऑपरेटिव के साथ जो नेक्स्ट फार्मिंग है दैट इज कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग को कोल खोज भी कहते हैं। ये 1 मार्क का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोल खोज दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सोवियत यूनियन, कि सोवियत यूनियन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि यूएसएसआर में जो है जो कलेक्टिव फार्मिंग की जाती थी। कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होता है कि फार्मर्स सारे रिसोर्सेज अपने शेयर करते हैं, लैंड भी शेयर करते हैं, एनिमल्स को भी शेयर करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लैंड नहीं शेयर की जाती,
बट यहाँ पे लैंड भी शेयर की जाती है। कि वहाँ पर अगर आपको याद हो तो 9th में जो हमारा रशियन रेवोल्यूशन चैप्टर था, तो उसमें पहले लेनिन लीडर था, लेनिन के बाद स्टालिन आया था, और स्टालिन ने आते ही कोलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी। यानी ऐसे लोग जिनके पास स्मॉल स्मॉल फार्म्स हैं, छोटे छोटे एरियाज हैं, उनको सबको इकट्ठा कर लिया था और लार्ज फार्म्स में कन्वर्ट हो गए वो, फिर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा वहां पे खेती की गई। तो इसको कोल खोज भी कहते हैं। मेनली कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी? सोवियत यूनियन में। इसमें क्या होता है कि फार्मर्स अपने सारे रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया कि लैंड और एनिमल्स को भी वो शेयर करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है वो भी फिर बाद में शेयर कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चर ही हैं जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज माइनिंग। Now what is mining? Mining is a activity, it is also primary activity, and in this process minerals are obtained from the earth surface। यानी कि जो हमारे अर्थ सरफेस पे या उसके अंदर जो अर्थ क्रस्ट में जितने भी मिनरल्स अवेलेबल हैं उनको बाहर निकालना, दैट इज नॉन माइनिंग एक्टिविटी। यानी बहुत सारे मिनरल्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम, आयरन, कॉपर, बॉक्साइट। तो ये सारे मिनरल्स जो हैं हमें कहाँ पे मिलते हैं? अर्थ के मतलब क्रस्ट में, कि जो हमारी अर्थ की प्लेट्स हैं उनके नीचे, या फिर जो सी वाटर है यानी सी ओशियंस की बॉटम में हमें मिनरल्स मिलते हैं। तो उन सारे मिनरल्स को डिफरेंट डिफरेंट वे से बाहर निकाला जाता है, उसे कहते हैं माइनिंग। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं माइनिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है फिजिकल फैक्टर, लाइक साइज, ग्रेड, मोड ऑफ अकरेंस। यानी कि किसी एरिया में जहां पे माइनिंग एक्टिविटी की जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फिजिकल फैक्टर है कि वहां पे उस मिनरल का अकरेंस होना बहुत जरूरी है। लाइक अगर हम हरियाणा का एग्जांपल है, अगर यहाँ पे कोई मिनरल ही नहीं है तो सवाल ही नहीं होता कि यहाँ पे कोई माइनिंग एक्टिविटी होगी। तो माइनिंग एक्टिविटी वहां होगी ऐसे एरियाज में जहां हमें पता होगा कि प्रेजेंस ऑफ मिनरल है, इस एरिया में बहुत मिनरल्स हैं। इंडिया में मेनली हम बात करें तो जो भी मतलब डेक्कन प्लेट्यू है, लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तो इन एरियाज में जो है बहुत ज्यादा मिनरल्स हमें मिलते हैं। तो मिनरल्स की दूसरा जो फैक्टर है वो है इकोनॉमिक फैक्टर, लाइक डिमांड ऑफ मिनरल और टेक्नोलॉजी अवेलेबल। कि पर्टिकुलर जो मिनरल हम ऑब्टेन करने जा रहे हैं तो उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड है तो वो मिनरल हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, और एक कंट्री के लिए उसके विद इन एरिया में जितने भी मिनरल्स हैं वो उसके अपने रिसोर्सेज हैं। अगर वो सरप्लस हैं तो वो दूसरी कंट्रीज में दे के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और अपनी कंट्री की डिमांड को भी उन मिनरल्स की पूरी कर सकते हैं। दूसरा है कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल, की कितने टाइप की जो एडवांस और न्यू टेक्नोलॉजी क्या हमारे पास है जिसके द्वारा हम उन मिनरल्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में जो डिफरेंट मेथड्स हैं, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं बट इस चैप्टर में ओनली 2 मेथड्स ही सिलेबस में दिए हुए हैं। फर्स्ट है ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग जो है एक इजी प्रोसेस है मिनरल्स को ऑब्टेन करने का, कि हमें जो है अर्थ क्रस्ट से यानी बहुत ज़्यादा नीचे गहराई में ज़मीन को खोदने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी ही ज़मीन को खोदने के बाद जो है वो मिनरल्स हमें मिलने लगते हैं। इसको हम सरफेस माइनिंग भी कहते हैं। मेनली जो है क्या है, यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है और इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत लो है, कि बहुत ज़्यादा कोई रिस्की नहीं है ये जो हमारी ओपन कास्ट माइनिंग है, कि बहुत शॉर्ट पीरियड में हम कम लोगों के साथ, कम टेक्निक के साथ, कम मशीन्स के साथ जो है इसको कर सकते हैं। दूसरा है आउटपुट इज बोथ लार्ज एंड रैपिड। ये जो मिनरल्स ऑब्टेन करने का वे है ये बहुत रैपिडली है, बहुत जल्दी से जो है हम मिनरल्स ले लेते हैं और बहुत लार्ज है। सेकेंड जो मेथड है दैट इज द शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग देन और लाइज डीप बिलो द सरफेस, कि बहुत ज़्यादा धरती की गहराई में जाके हमें ये मिनरल्स मिलते हैं। तो ऑब्वियस है कि बहुत डीप हमें जाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा लार्ज यानी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए, लेबर चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए जो मतलब इस काम की जिनको ट्रेनिंग होगी, जो प्रैक्टिस होगी वो ये काम कर पाएगा। एंड अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड इज यूज्ड, यानी अंडरग्राउंड बहुत ज़्यादा धरती के अंदर जाना पड़ेगा और जमीन खोदनी पड़ेगी, ड्रिलिंग करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा वहाँ पे। एंड इट रिक्वायर्स लिफ्ट्स, ड्रिल्स, हॉलेज व्हीकल्स
एंड वेंटिलेशन सिस्टम फॉर सेफ्टी, यानी कि यहाँ पर मटेरियल को बाहर लेके आना है, बहुत सारे मतलब ह्यूमन बीइंग चाहिए जो माइनर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं इस काम में, तो उनकी सेफ्टी के लिए भी बहुत सारे प्रिकॉशंस चाहिए, सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे हमें। तो ये एक टफ प्रोसेस है शाफ्ट माइनिंग एज कंपेरेटिव द ओपन कास्ट माइनिंग। तो ये यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाया है जिसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये ओपन कास्ट माइनिंग है, जो अर्थ सरफेस की बहुत मतलब नियर बाय एरियाज में ही हमें यहाँ पे मिनरल्स मिल जाते हैं। और ये शाफ्ट माइनिंग है जिसमें देखो ये कि बहुत गहराई तक हमें ड्रिल करना पड़ेगा, बहुत नीचे जाना पड़ेगा, कितनी सारी मशीन्स चाहिए, और ऐसे जो अर्थ की लेयर्स हैं बीच बीच में खोद के जैसे खुदाई करके और फिर मिनरल्स को जब लाते हैं तो बीच बीच में यहाँ पे रेस्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअली जो है ये प्रोसेस होता है और ऊपर आता है। तो ये थोड़ा टफ है और ये इजी प्रोसेस है। तो ये जो माइनिंग एक्टिविटी है ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो पूरे चैप्टर में जो हमने डिफरेंट टॉपिक डिस्कस की बहुत इजी है, मुझे लगता है कि ये पहले भी आपको ये इसके बारे में सारी मतलब नॉलेज होगी, लाइक एनिमल हर्डिंग करना या नोमैडिक फार्मिंग करना, एग्रीकल्चर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे, बहुत सारे इनमें से टॉपिक हमने 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी डिस्कस किए हैं। तो बहुत ईजी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज, जो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।